खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी बहरान के बीच आज एक बार फिर चंडीगढ़ में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की 11 बजे अहम मीटिंग होना है। इस मीटिंग में पंजाब के नए वज़ीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान यही है कि आज नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वज़ीर आला के तौर पर पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर सुनील जाखड़, साबिक वजीर सुखविंदर सिंह रंधावा, राजेंद्र सिंह बाजवा और प्रताप सिंह बाजवा के नाम जेर गौर हैं। कांग्रेस ऑब्जर्वर अजय माकन, हरीश रावत और हरीश चौधरी भी मीटिंग में शामिल रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान लफ्जी जंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गुज़िश्ता शाम 4:30 बजे राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके उन्हें अपनी पूरी काबीना का इस्तीफा सौंप दिया था और इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरी तौहीन हुई है। ऐसा लगा कि पार्टी आलाकमान को मुझ पर भरोसा नहीं है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा था कि सिद्धू को सीएम बनाने पर ऐतराज करूंगा। और वहीं बीजेपी ने पंजाब में जारी सियासत को लेकर कांग्रेस की जमकर तनकीद की। बीजेपी लीडर जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस कारकुनान आपस में ही भिड़ गए हैं, उन्हें लोगों की यानी अवाम की कोई फिक्र नहीं। कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सत्ता की भूख में आपस में लड़ाई है। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और अब पंजाब हो, हर जगह कोई ना कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, लेकिन जनता की किसी को चिंता नहीं है। आज उसका फिर से एक नमूना पेश हुआ पंजाब में कि वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच होती है। कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सबको सत्ता का मेवा खाना है, लेकिन जनता के हित में न काम करना है, न जनता के हित में सोचना है और न सेवा का मन और भाव जो होना चाहिए वो बिल्कुल उसका अभाव दिखता है। कांग्रेस है जो उसका दोहरा मापदंड जो है आज पूरे तौर से निखर के आ रहा है और जहां जहां उनकी सरकार है वहां नूरा कुश्ती चल रही है। किसी को पद चाहिए, किसी को मेवा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। एक और अहम खबर, सऊदी अरब के वजीर खारजा 3 रोजा दौरे हिंद पर दिल्ली पहुंच गए हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद 20 सितंबर तक दौरे हिंद पर रहेंगे। आज वजीर खारजा एस जयशंकर से उनकी मुलाकात है। कल यानी 20 सितंबर को पीएम मोदी और शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। दोनों ममालिक अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है सऊदी अरब के वजीर खारजा का, खास तौर पर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, क्या उस पर भी बातचीत यहां हो सकती है? बिल्कुल, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं। कल देर रात वो हिंदुस्तान पहुंचे थे और उनकी मुलाकात अब से करीब 1.5 घंटे बाद विदेश मंत्री जयशंकर से होने वाली है हैदराबाद हाउस में, जिसके बाद कल वो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से भी सुबह 11 बजे। और आपको बता दें कि यूएनजीए का समिट भी होने वाला है। अब से एक हफ्ते के अंदर ही ये समिट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर एड्रेस करने वाले हैं। जाहिर तौर पर बायलैटरल रिलेशंस जो दोनों देशों के बीच में है, भारत और सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया बहुत अच्छे संबंध है हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो आज 11:30 बजे होगी, उसमें दोनों विदेश मंत्री अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा करेंगे। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी ने भी 2 दिन पहले जो एससीओ समिट को एड्रेस किया था, उसमें भी अफगानिस्तान को लेकर ने अपने एड्रेस में ये बात साफ कर दी थी कि अफगानिस्तान में जो सरकार आई है वो इंक्लूसिव नहीं है। वैसे में सभी देशों को जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर और एक कलेक्टिव तरीके से अब उसके रिकॉग्निशन के लिए कदम उठाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि इस सिलसिले में भी आज भारत और सऊदी अरब के बीच में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हो। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।
यूपी से खबर है। यूपी के कई अजला में वायरल बुखार और डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की किल्लत देखी जा रही है। चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, राजधानी लखनऊ हो या फिर फिरोजाबाद, तमाम अजला में अस्पतालों में मरीजों की तादाद है कि बढ़ती जा रही है। सबसे अहम कि वायरल बुखार का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में अब तक वायरल बुखार और डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर के कल्याणपुर और कोरसोली गांव सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। गांव के 600 खानदान नकले मकानी तक पर मजबूर हो गए हैं। घरों में ताले डाल दिए गए हैं। लोगों को शदीद दिक्कतों का सामना है। महकमा सेहत और इंतजामिया को लेकर भी यहां लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से गांव में एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। नोटिस दे दी गई है तो अब हम लोगों को टॉयलेट की दिक्कत तो है ही है भाई। जेंट्स तो बाहर निकल के जा सकते हैं लेकिन लेडीज तो बाहर नहीं जाएंगी ना, उनके लिए जाने के लिए समस्या है। तो क्या करें, अब घर में हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ये लाइटिंग का दिया गया है कि यहाँ से 3 दिन के अंदर लाइटिंग बनवा के तैयार की जाए और ये सीवर वाला सब बंद कर दिया जाए। तो इतने दिनों में 6 दिन में 6 पेशेंट हम लोग एडमिट थे वहाँ पे। अब इतनी जल्दी लाइटिंग तो बन नहीं पाएगी तो हम लोग कहाँ जाएं? ना प्रशासन हम लोगों को कुछ दे रही है पैसा ऐसा कि हम लोग अपना इलाज करवाएं कि क्या करवाएं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम लोग या तो घर छोड़ के चले जाए या तो बाहर जाए लैट्रिन। और हमारे साथ कानपुर से इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के जो मामलात हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कानपुर की अभी हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें लोग अब अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पूरा मामला समझाइए। हिना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू का कहर बरपा, उसके बाद कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का कुरसौली गांव, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग यहां पर मिले डेंगू और वायरल से। स्थिति भी यह है कि यहां पर 600 गांव हैं। 600 लोगों में तकरीबन आधे से ज्यादा लोग गाँव छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से यहाँ मेडिकल टीम रवाना हुई थी लेकिन मेडिकल टीम यहाँ दिखाई नहीं दी। डीएम ने निरीक्षण किया, सचिव यहाँ पहुंचे थे, निरीक्षण किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं वो बदतर हैं। जिस तरह से आपने एक रिपोर्ट में देखा है कि वहाँ के लोगों को 34 घरों को नोटिस दिया गया है, गंदगी फैलाने के नाम पर नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी कि 3 दिनों के अंदर वो अपने घरों में शौचालय बनवाएं, वरना उनको कार्रवाई से गुजरना होगा। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, अब तक यहाँ पर 15 मौतें हो चुकी हैं और हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लेकिन मेडिकल टीम वहां पर नहीं पहुंचती है। केवल बातें होती हैं और कागजों पर सारे आदेश दिखाई देते हैं। जी हिना। संदीप, लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर हालात पर नजर बनी हुई है, खुद सरकार की नजर बनी हुई है। सबसे अहम बात यह है, क्या वहां पर कोई भी इस तरह से तिब्बी इंतजामात नहीं है? क्या हेल्थ से जुड़ा कोई भी वहां पर कदम नहीं उठाया गया जो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, जो हालात हैं वो बद से बदतर है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बुखार फैला हुआ है उसकी सही से जांच नहीं हो पा रही है। मेडिकल टीम वहाँ पर है नहीं। सचिव ने यहाँ पर निरीक्षण किया और जिस तरह से योगी ने इस पर एक बैठक की थी और कानपुर के लिए एक स्वास्थ्य टीम को रवाना किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर दहशत में हैं, डरे हुए हैं। आखिर उनका कहना है कि अगर ये डेंगू वायरल नहीं है तो आखिर ये कौन सा बुखार है जिससे जाने जा रही है। लेकिन मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर कोई नहीं। तो बहरहाल जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कहीं ना कहीं तजाद नजर आ रहा है और शायद इसी की वजह से वहां पर हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी बहरान के बीच आज एक बार फिर चंडीगढ़ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की 11 बजे अहम मीटिंग होना है और इस मीटिंग में पंजाब के नए सीएम के नाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि मिश्रा का। रवि, काफी अहम समझी जा रही है ये मीटिंग, क्या कुछ इस मीटिंग में मुतवक्के है, क्या कुछ अहम बातें? बिल्कुल ना, देखिए हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफे देने से अब तक जो घमासान था वो अब शांत नहीं हुआ है। इस्तीफे के बाद भी अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी कोशिश, उसकी कवायद अब वहां पर जारी है। जैसे कि आज सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन मुख्यालय में एक बार फिर से सीएलबी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और उनके साथ
जो नए 2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अजय माखन और हरीश चौधरी, जी वो भी एमएलए के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे और दोबारा एक बार फिर से चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब आगे पंजाब में कौन होगा। जी जैसा कि 2022 में आगामी चुनाव होने वाले हैं, आलाकमान के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस घमासान ने, इस मतभेद मनमुटाव ने कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस की छवि काफी धूमिल की है। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद एक ऐसा चेहरा आलाकमान के लिए एक जरूरी है जिसको सरकार और वहां की जनता, वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो पसंद करें। इसीलिए आज एक दोबारा बैठक होने वाली है। इस बैठक में फिर चर्चा होगी कि कौन से वो नाम हैं जिनको आलाकमान के पास भेजा जाए। हालांकि सूत्रों से भी जानकारी के मुताबिक कई ऐसे नाम हैं जिनकी दावेदारी अभी आगे है। बात करें अंबिका सोनी, जो कि एक बड़ी पार्टी की लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। प्रताप सिंह बाजवा एक बड़े नेता, कद के नेता है, उनका नाम आगे चल रहा है। सुखजिंदर रंधावा, वो भी पार्टी में काफी अपना वर्चस्व रखते हैं, उनका भी नाम आगे चल रहा है। वैसे भी रवि, जिस तरह के हालात लगातार हम देख रहे हैं और खास तौर पर जो किसान एहतजाज को लेकर भी कहीं ना कहीं गूंज उसकी दिखाई दे रही है, तो क्या सिख जाट का भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ सरगर्मी? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है और पिछले कई दिनों से एक बयान भी हमने सुना आया था कि किसानों को पंजाब के सीमाओं से दूर होकर दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो उसका भी काफी असर दिखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री के चेहरे में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम हो सकता है। जी जी। इससे पहले जो सुनील झाकर प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका नाम भी इसमें हो सकता है। सुखजिंदर रंधावा का भी नाम आगे चल रहा है। ऐसे में कई नाम है, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको। जी, तो बहरहाल इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवाल को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 797। एक और अहम खबर, जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गणेश विसर्जन का बड़े पैमाने पर आगाज हो गया है। खैरताबाद गणेश की शोभा यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। शोभा यात्रा के इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दी गई हैं। जीएचएमसी और पुलिस की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। गणेश विसर्जन में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील लगातार की जा रही है। गणेश विसर्जन के पेश नज़र अजला से आने वाली बसों का रुख भी तब्दील कर दिया गया है। शहर में हैवी व्हीकल के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं मुंबई में भी गणेश विसर्जन का नजारा है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात भी किए हैं। पूरे शहर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वसीतर पर इंतजामात किए गए हैं। हाल ही में पकड़े गए मुश्तबा दहशतगर्दों के वाक़े के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, सबसे बड़ा त्यौहार इसको माना जाता है और खास तौर पर अगर हम देखें कि जिस तरह से अभी जो मुश्तबा दहशतगर्द पकड़े गए थे उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, आपसे ताजा तस्वीरें हम चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना जी, जिस तरह से हाल ही में दहशतगर्द पकड़े गए हैं, मुंबई पुलिस और एटीएस काफ़ी अलर्ट हो गई है और लगातार दिल्ली एटीएस और दिल्ली पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ही नहीं, एटीएस की टीम, महाराष्ट्र एटीएस की टीम तालमेल बनाए हुए है। और दूसरी तरफ कोरोना का जो कहर है उसको भी ध्यान में रखा गया है। मुंबई महानगर पालिका और साथ ही मुंबई पुलिस जो आज गणेश विसर्जन का जो महापर्व है उस पर्व को निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तकरीबन जो आला अफसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो अच्छे दर्जे के हैं, उनको अपॉइंट किया गया यहाँ विसर्जन के। 1500 जितनी मुंबई पुलिस के लोकल आर्म्स और अलग अलग एजेंसीज हैं, उनसे एक चुनिंदा 1500 लोगों की टीम बनाई गई है। तकरीबन 300 के करीब कांस्टेबल को अपॉइंट किया गया है। ये तस्वीरें मुंबई की गिरगांव चौपाटी की जो आप देख रही हैं, सामने मुंबई पुलिस के देखिए एक बूथ बनाया गया है, उसके ठीक आगे मुंबई महानगर पालिका का बूथ बनाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम के तहत 3 SRPF की जो पलटन है उनको अपॉइंट किया गया है, एक CRPF की टीम अपॉइंट की गई है। इसके अलावा अलग अलग सामाजिक संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं, साथ ही 500 से अधिक होमगार्ड के लोगों को भी अपॉइंट किया गया है। अभी हालांकि गणेश विसर्जन का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे शुरू होने की कगार पर है। तकरीबन 12 बजे के बाद की तस्वीरें देखने लायक होंगी, लेकिन जो 2 साल पहले की तस्वीरें होती थी, एक जो भीड़ जमा होती थी, जो वो भीड़ यहाँ से नदारद है कोरोना के चलते। और दूसरी तरफ हाल ही में जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनको लेकर काफी अलर्टनेस यहाँ पे जी सर्वेश, तो लगातार वहां पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। कर्नाटक में रियासती हुकूमत ने अफसरों पर लगाम कसने के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया और इस सर्कुलर में कहा गया कि सरकारी अफसरान रियासती और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। अफसरान मनफी असरात मुरतब करने वाले किसी भी वाक़े के सिलसिले में अपनी राय पेश नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में भी खास हिदायत जारी कर दी गई है। सरकारी महकमों के कारनामों या सरकारी स्कीमों की जानकारी फराहम करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल न करने की सख्ती से हिदायत जारी की गई है। बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ हल्लूर। रऊफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को लेकर कर्नाटक में जो नई हुकूमत है वो कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया में चंद एक ऐसे वाकयात पेश आए हैं, जैसा कि इस सर्कुलर में भी बताया गया है कि सरकारी अफसरान जो हैं हुकूमत और महकमों के कारनामों को अपने कारनामों के तौर पर पेश कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो इस पर हुकूमत ने जो है एक तरह से सरकारी अफसरों पर लगाम कसने की कोशिश की है। यहाँ पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो सरकारी स्कीमों की तशहीर जरूर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जो सरकारी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उसके जरिए तशहीर कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कीमों में कमी पेशी का तस्करा नहीं कर सकते। हुकूमत की तारीफ कर सकते हैं लेकिन तनकीद नहीं कर सकते। तो इस तरह का एक अपने आप में एक मुतनाज़ा सर्कुलर ही कहा जा सकता है कि सरकारी अफसरों पर ये हिदायत दी गई है कि आप जो है तनकीद और कमी पेशी को बयान नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ जानकारी फराहम कर सकते हैं और सरकारी कारनामों को जो है बयान कर सकते हैं, लेकिन कहीं तनकीद नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ये सर्कुलर रियासती जी रऊफ, तो अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि अपोजिशन की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल भी आएगा और उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आंध्र प्रदेश में MPTC ZPTC इंतखाबात के वोटों की गिनती का आज सुबह 8 बजे से आगाज हो गया है। 515 ZPTC हलकों के लिए जुमला 2058 उम्मीदवार मैदान में है। इस तरह MPTC की 10,047 सीटों के लिए जुमला 18,782 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। 8 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। चंद वजूहात की बिना पर वोटों की गिनती का अमल रुक गया है। रियासत के 13 अजला में जुमला 209 काउंटिंग सेंटर कायम किए गए हैं। विजयवाड़ा से हमारे साथी मोहम्मद इसाक हमारे साथ मौजूद है। इसाक, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि वोटों की गिनती का आगाज हो गया है, क्या कुछ वहां पर अभी सिक्योरिटी को लेकर सूरत हाल? हाँ, देखा है ना, पूरी तरह से जहां से 13 अजला में जहां भी सेंटर्स है, पूरी तरह से 206 सेंटर्स में 950 पर 8 हाल्स को रखा गया है काउंटिंग के लिए। पूरी तरह से स्पेशल फोर्स को रखा गया है जहां भी किसी तरह की अनहोनी ना हो। और वही दूसरी तरफ जो पोस्टल बैलेट का जो हो गया है वो काउंटिंग पूरी तरह से हो गया। कई जगह से, कुछ जगह से अभी पोस्टल बैलेट गिनती चल रही है। पोस्टल बैलेट में जो रूलिंग पार्टी है पूरी तरह से मेजॉरिटी है। कुछ जगहों पर अभी जो फर्स्ट राउंड के जो है वो काउंटिंग जो है शुरू हो गई है। 2 फेर के बाद शाम तक पूरी तरह से नताइज आने के जो है
कुछ जगह पर देर रात तक आने के जी, आदेश है। तो इस तरह नताइज पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक अहम खबर राजस्थान से आपको दे दें। पंजाब के बाद राजस्थान में भी मुश्किलों में नजर आ रही है कांग्रेस। दरअसल सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। कल लोकेश शर्मा के ट्वीट के बाद एक तनाजा पैदा हो गया था। इस ट्वीट को पंजाब में होने वाली सियासी तब्दीलियों के तनाजुर में देखा जा रहा है। हैदराबाद से अहम खबर। हैदराबाद में गणेश विसर्जन का आगाज हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि बालापुर का जो लड्डू है, मशहूर लड्डू इसको माना जाता है, ये 18,90,000 में ही राज हुआ है। मरी शशांक रेड्डी ने बालापुर का ये लड्डू खरीदा है। आपको बताएं कि साल 1994 से हर साल बालापुर के लड्डू का राज होता है और बालापुर के लड्डू को भारी रकम के एवज खरीदा जाता है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक